हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंतिम प्रहार सीरीज में और ऑलरेडी 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं। अंतिम प्रहार के अंतिम पड़ाव की ओर अब हम चल रहे हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। 9th क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक तो अपन ने फोकस स्ट्रेटेजी देखी थी, कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी देखी थी। अब ये क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करिए। देखिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो केवल इतना बोलेगा कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करिए। कौन सी स्ट्रेटेजी? कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करिए। अब उसके अंदर अपन को सब पार्ट के अंदर अपन ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एंड रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज देखते हैं और फंक्शनल स्ट्रेटजीज देखते हैं। यानी कि हम हमारा काम कैसे कंप्लीट करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसका काम फुलफिलमेंट करती है, उसको डायरेक्शन बोलते हैं। मैनेजमेंट का एक पार्ट है ना। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो एक डायरेक्टिंग का जो पार्ट है वो कैसे कैसे डायरेक्शन दिया जाए। अब डायरेक्शन देने के लिए हमको जितनी भी स्ट्रेटेजी है, आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल याद होनी चाहिए, जो मैं बार बार समझा चुका हूं अपनी क्लास में कि ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। पहले प्रोडक्ट ग्रोथ होता है, पहले प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट की ग्रोथ आती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट सैचुरेशन पे पहुंचता है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर। उसके बाद वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू होता है और लास्ट में आने के बाद प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ये होती है एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। अब बहुत से प्रोडक्ट होंगे वो स्टार्ट होते ही सैचुरेशन पे पहुंच जाते हैं, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो स्टार्ट होते ही एंड हो जाते हैं, बहुत से प्रोडक्ट ग्रोथ से एंड पे पहुंचते हैं। तो यहां पर जो हमारी डायरेक्शनल की स्ट्रेटेजी बनती है वो हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग बनती है कि अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। जिस लेवल पे हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि अगर मेरा प्रोडक्ट स्टार्ट में है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगर मेरा प्रोडक्ट ग्रोथ में है तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, सैचुरेशन पे है तो क्या होगी, डिक्लाइन पे है तो क्या होगी, और एंड हो रहा है तो मेरे बिजनेस का मेरे को किस स्ट्रेटेजी से डायरेक्ट करना है मेरे कंपनी को। तो ये अपनी ग्रोथ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में आता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, नए नए डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है, नए मार्केट के ऊपर बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपांड के ऊपर बात होती है और मार्केट शेयर कैप्चर करने के ऊपर बात होती है, जिससे हम और हायर परफॉर्मेंस कैप्चर कर सकें। ग्रोथ स्ट्रेटेजी में क्या भी टाइप्स हैं, जैसे ग्रोथ स्ट्रेटेजी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कि प्रोडक्ट कौन से एरिया में, ग्रोथ एरिया में। अब वहां पर मेरे को प्रोडक्ट में क्या चाहिए, इंटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ यानी कि मार्केट में मेरे को एकदम से आगे बढ़ना है, इंटेंसिव। अब ये हो सकता है कि मैं इसमें कॉस्ट लीडरशिप का फॉर्मूला अपना लूं, कॉस्ट बिल्कुल कम कर दूं जिससे मेरा मार्केट तुरंत में कैप्चर कर सकूं। इंटीग्रेटेड ग्रोथ, इंटीग्रेटेड ग्रोथ का मतलब क्या है, यहां तो है इंटेंसिव में केवल हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, लेकिन इंटेंसिव में 1+1 मिलके हम 11 बना रहे हैं, यानी कि मैं भी ग्रोथ करूं और मेरा कॉम्पिटिटर भी ग्रोथ करे और हम एक हेल्दी मार्केट शेयर बनाएं। जैसे कि राजस्थान में कोटा जगह का नाम सबने सुना होगा, क्यों? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए काफी फेमस है। एलन है, आकाश है, रेजोनेंस है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है वहां पे कोचिंग के। तो वो इंटीग्रेटेड ग्रोथ है ना, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को सारे कोचिंग वहां पर ग्रोथ कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो वो इंटीग्रेटिव ग्रोथ है, यानी कि सब मिलकर ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या डिफरेंस है? हॉरिजॉन्टल में तो आपके कॉम्पिटिटर आए, जैसे कि ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, है ना। वर्टिकल के अंदर आपके यहां पर सप्लायर्स आए, आपके मैन्युफैक्चरर्स आए, आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले आए और उसके प्रोडक्ट के अंदर रिटेलर आए, होलसेलर आए, सब कमा रहे हैं, है ना। तो वो वर्टिकल ग्रोथ हुई। तो यहां पर इंटीग्रेटिव ग्रोथ का मतलब दो तरीके से, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में कॉम्पिटिटर ग्रोथ कर रहे हैं और वर्टिकल के अंदर कौन ग्रोथ कर रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो चेन है, प्रोडक्ट चेन है, जिसके अंदर आपके रिटेलर हैं, सप्लाई चेन के अंदर रिटेलर है, होलसेलर हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, वो सभी इसके अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना रहता है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ का मतलब क्या है
कि हमने एक एरिया के अंदर ग्रोथ अचीव कर ली, अब दूसरे एरिया में हमको ग्रोथ अचीव करनी है। यानी कि अब मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट कंपनी बना के उसके अंदर उसमें खूब ग्रोथ हो गई। लाइक पतंजलि ने पहले फार्मा के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ अर्ज करी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उनके बहुत सारे आए, उसके बाद वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में आए, उसके बाद वो क्लोथ मार्केट में आए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ के एग्जांपल है। तीनों समझ में आया। एक हम जिसमें हैं उसी में ही ग्रोथ करना इंटेंसिव ग्रोथ है। इंटीग्रेटिव ग्रोथ यानी कि अपने साथ दूसरों को भी ग्रोथ कराना, और इंटीग्रेटिव, ठीक है ना, एक्वायरिंग। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल में अपन एक्वायर भी कर रहे हैं कंपनी और कॉम्पिटिटर भी ग्रोथ कर रहे हैं। अब यहां पर एक्वायरिंग ऑफ द कंपनी का मतलब भी आप सोच सकते हो कि कॉम्पिटिशन का ग्रोथ हुआ। अब वोडाफोन आइडिया एक हुए तो दोनों का ग्रोथ हुआ, तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ग्रोथ स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्ट्रेटजी है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे बने रहें। ये आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से लेवल पे हो, आप सैचुरेशन के लेवल पे पहुंच चुके हो, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर। तो इस लेवल पे जब कंपनी आ जाती है तो वो स्टेबल ग्रोथ चाहती है। वो चाहती है जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है और उसी में कंटिन्यूस करा जाए, उसी को ही अपडेट करा जाए, और हम मार्केट शेयर जो अभी हमने कैप्चर कर रखा है उसको मेंटेन करें। ठीक है, अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में भी सब पार्ट है। लाइक कि आपको कोई चेंज नहीं करना, प्रॉफिट की स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी, प्रोडक्ट में कोई हेयर एंड टेयर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उसकी डिमांड है। आप इनोवेशन तब करिए जब उसमें डिमांड कम होने लगे। ऑलरेडी अगर वो मार्केट में मैक्सिमम डिमांड पे चल रहा है तब उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस, मेजर चेंजेस अपन को नहीं करने, है ना। ये आपकी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ जाती है रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी का मतलब होता है छटनी की स्ट्रेटजी। अब ये कब किया जाएगा, ये तब किया जाएगा जब आप सभी समझ चुके होंगे या तो मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है या मेरा प्रोडक्ट एंड होने वाला है। जब मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन और एंड होने वाला है, लाइक बीएसएनएल ने अभी क्या घोषणा करी है कि हम वॉलंटियर रिटायरमेंट देंगे 35,000 लोगों को, है ना, और फोर्स करेंगे उसके लिए वॉलंटियर रिटायरमेंट वीआरएस के लिए। तो ये क्या है, क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी जैसी चेंज करी है, उनको मैन पावर की जो नीड है वो कम हो गई। तो रिट्रेटमेंट स्ट्रेटजी वो डिक्लाइनेशन और एंड की तरफ देख रहे हैं, वो एक्सपांड की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो यहां पर डायरेक्शन कैसा होगा, यहां पर आपको लोगों की छटनी करनी होगी, यहां पर आपको नए इनोवेशन की जगह कॉस्ट कटिंग के ऊपर बात करनी होगी, यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा। टर्न अराउंड का मतलब ये मैंने टर्न किया और फिर से मैं अराउंड हो गया पीछे की तरफ, है ना, इस तरफ अराउंड, यानी कि जो काम मैंने शुरू किया था उसको फिर से खत्म करना, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। इसको एग्जिट स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो यही लिक्विडेशन, यानी कि अब मेरा कैसे मार्केट के अंदर शेयर चला जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, हम चीजों को कैसे बेच पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है या हमारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं चल रहा है मार्केट में, तब हम रिट्रेटमेंट स्ट्रेटजी की ओर जाएंगे। तीनों स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाती है फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी कहीं पे भी वर्क करी जा सकती है, किसी भी स्पेसिफिक अप्रोच में वर्क करी जा सकती है। यहां पर प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं है, यहां पर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा। जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर अपन ने 3 देखा, स्टेबिलिटी के अंदर देखा और रिट्रेचमेंट के अंदर देखा। फंक्शनल के अंदर हम केवल अपने डिपार्टमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जो वर्क करवा रहे हैं, वो फंक्शनल स्ट्रेटजी। लाइक मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी है, फाइनेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी है, तो ये ओवरलैप करती है ना सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर। लाइक रिट्रेचमेंट हो, ग्रोथ की हो, स्टेबिलिटी हो, ये स्ट्रेटजी तीनों के ऊपर ओवरलैप करती है। यानी कि जहां मार्केटिंग की है स्ट्रेटजी वहां ग्रोथ की भी हो सकती है ना, फाइनेंशियल। लेकिन इस स्ट्रेटजी का, फंक्शनल स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि पूरी कंपनी डिवाइड हो जाएगी उसके फंक्शंस के आधार पे। हो सकता है मेरे को मार्केटिंग कम करनी हो और प्रोडक्शन बढ़ाना हो, है ना, हो सकता है मुझे मार्केटिंग ज्यादा करनी हो और प्रोडक्शन कम करना हो। तो यहां पर हम जब इस तरीके की वेरियस एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चलाते हैं तो वहां पर एक ही तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी जा सकती। इसलिए वहां पर हम कौन सी स्ट्रेटजी लेते हैं, फंक्शनल स्ट्रेटजी। लाइक मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, ह्यूमन रिसोर्स एंड R&D, हर डिपार्टमेंट के लिए अपन अलग अलग स्ट्रेटजी बना लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर अभी भी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बाय कर सकते हो और पूरे के पूरा कोर्स भी बाय कर सकते हो और सिंगल बुक भी बाय कर सकते हो। तो हैप्पी टू हेल्प यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।